हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। होमवर्क सीरीज का टेस्ट जो है आपने अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो इस एक्सप्लेनेशन को देखिए। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है या अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। ओके, क्वेश्चंस को आप पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि टॉपिक आपको पहले बता दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये टेस्ट 1 है झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर का, जो कि होमवर्क सीरीज 1 है। इसमें संथाल ट्राइब का टेस्ट हुआ था। संथाल ट्राइब से 2 सेट थे, तो ये पहले टेस्ट का पहले सेट का जो है क्वेश्चन है, उसी का एक्सप्लेनेशन है। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में दे दिया जाएगा। लेक्चर का लिंक रहेगा, उसी लेक्चर के साथ पीडीएफ भी अटैच्ड रहेगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनसंख्या के आधार पर संथाल जनजाति का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये जो जनसंख्या वाला क्वेश्चन है ये 7th जेपीएससी में पूछा गया था। और इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि अभी का अगर आप डेटा देखेंगे, अगर इंडिया की बात की जाए तो नंबर 1 पे जो जनजाति है वो भील है, अगर सेंसस के अकॉर्डिंग देखें। ठीक है, सेंसस के अकॉर्डिंग भील है। नंबर 2 पे जो है ये गोंड है। नंबर 3 पे आता है संथाल। ओके, ये 2011 के अनुसार है। अभी का सिनारियो क्या है कि गोंड नंबर 1 पे आ गया है, संथाल का पोजीशन 3 ही है। ठीक है, नंबर 1 पे गोंड आ गया, 2 पे भील है, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो 2011 के अकॉर्डिंग ही रहेगा, जैसा कि 7th जेपीएससी में हुआ था। इसे 2 क्वेश्चन थे। अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में नंबर 1 पे क्या है, नंबर 1 पे संथाल जनजाति है। नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे उरांव है। उसके बाद नंबर 3 पे मुंडा जनजाति है। ओके, 4 पे क्या है, हो जनजाति है। 4 पे हो है, और 5वें पे है खरवार। 5वें पे है खरवार। तो इस तरह से ये जो है चलता है। ठीक है, तो ये 2011 के अनुसार है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या बोला जा रहा है, भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, भारत में कौन सा स्थान है। तो संथाल जनजाति का भारत में तीसरा स्थान है। नंबर 1 पे भील, गोंड और संथाल। नेक्स्ट, संथाल परगना में आने से पूर्व संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र क्या था। तो यहां पर समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है, देखिए इसको, एक मिनट। ठीक है, देखिए ये क्या है कि झारखंड में अलग अलग जनजातियों का जो आगमन हुआ है, बहुत ही लंबे समय तक ये अंतराल रहा है। बहुत पहले कुछ जनजाति आ गए, बहुत बाद में कुछ जनजाति आए, तो इस तरह से चलता रहा। सबसे शुरुआत में जिस जनजाति का आगमन हुआ झारखंड में वो असुर था। ठीक है, असुर जनजाति का आगमन हुआ है। असुर के बाद जो है कोरबा, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, ये सब का आगमन हुआ है। उसके बाद मुंडा का आगमन होता है। तो मुंडा जब आते हैं तो मुंडाओं की ही एक शाखा मानी जाती है हो जनजाति। तो इसलिए मुंडा के जस्ट बाद हो जनजाति का आगमन हुआ है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद उरांव का आगमन हुआ है। तो उरांव जब यहाँ पर आए थे तो उरांव जो है पहाड़िया के साथ आए थे। इस क्षेत्र तक उरांव और पहाड़िया साथ में आए, फिर उरांव जो इस रास्ते से झारखंड के क्षेत्र में आ गए, और जो पहाड़िया वो गंगा नदी के किनारे किनारे जाकर इस साहेबगंज वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र था राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र, यहाँ पर आकर बस गए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद चेरो आए, खरवार आए, लास्ट में संथाल जनजाति का आगमन होता है। लास्ट में संथाल जनजाति का आगमन होता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि संथाल जनजाति इस क्षेत्र में, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर संथाल जनजाति का जो निवास था बहुत पहले से था। इसको बोलते हैं चाय चंपा वाला जो क्षेत्र है। चाय चंपा वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यहाँ पर संथाल जनजाति का पहले से ही निवास था। यहाँ से इनका पलायन हो जाता है। इस क्षेत्र में जो है इनका पलायन हो जाता है। ये बंगाल का क्षेत्र हो गया, खासकर जो वीरभूम वाला क्षेत्र है वहां इनका पलायन हो जाता है। अब क्या होता है, अभी मैंने बताया कि उरांव का जब आगमन होता है तो उरांव जो है, उरांव पहाड़िया के साथ आते हैं। ठीक है, उरांव जो है पहाड़िया के साथ आते हैं, और उरांव इस रास्ते से, जिस रास्ते से मुंडाओं का आगमन हुआ था झारखंड में, उसी रास्ते से झारखंड में ही प्रवेश कर जाते हैं। जो पहाड़िया हैं वो क्या करते हैं, वो गंगा नदी के किनारे चलते चलते ये राजमहल पहाड़ी में पहुंचते हैं। लेकिन ये पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। ओके, मैदानों में रहते नहीं हैं, तो खेती भी नहीं करते हैं। जंगल, जो पहाड़ के जो जंगल है, तो वहीं से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब अंग्रेजों का आगमन होता है तो उनको तो खेती चाहिए, तभी उनका इनकम होगा। तो आसपास जो संथाल जनजाति हैं ये खेती में जो है निपुण थे।
तो इनको लाया जाता है और यही कारण है कि यहाँ पर दामिने को एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है? तो इनको यहाँ पर बसाया जाता है। तो इस क्षेत्र में इनको सावतार बोला जाता था, ओके? तो इनको यहाँ पर बसाया गया, इसीलिए कहा जाता है कि संथालों का आगमन झारखंड में सबसे अंत में हुआ है, ओके? तो झारखंड में आने से पहले इनका निवास कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था। ऑप्शन सी हो जाएगा और इनको यहाँ पर सावतार बोला जाता था, ठीक है? पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को क्या बोला जाता था? सावतार बोला जाता था। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये सगाई जो है, सेंद्रा, ये सब अलग अलग वर्ड है, इसका मीनिंग भी होता है, ठीक है? सेंद्रा शिकार होता है, साकमचारी ये डिवोर्स होता है मुंडा में। नेक्स्ट, संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? टोटल जो ट्राइब्स हैं, एक दो नया जो ऐड हुआ है, गोंजू और भोक्ता। तो अभी ये जो है ऑफिशियली बहुत सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करना है, तो आप 32 ही याद रखिएगा। अब ये जो 32 जनजाति है, ये जो 32 जनजाति है, इसमें क्या है कि 24 ट्राइब्स जो हैं ये मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं। ये जो है मेन स्ट्रीम से जुड़े हैं, मतलब इनका जो रहन सहन है, खान पान जो है, वो नॉर्मल जो बाकी के लोग हैं उनकी तरह है। 8 ट्राइब्स ऐसे हैं जिनका रहन सहन अभी भी मेन स्ट्रीम से हटके, मतलब जंगलों में रहना, पहाड़ों में रहना, फिर वहीं के अनुसार इनका जीवन यापन चल रहा है। तो ये 8 ट्राइब वैसे हैं, ओके? अब यहाँ पर जो 8 ट्राइब हैं और ये 24 ट्राइब, इनको भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, भाषा के आधार पर, उनके शरीर के ढांचा के अनुसार, ठीक है? उनके रहने जिस तरह से रहन सहन है, उनके अनुसार अलग अलग तरीके में जो है इनको डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रजातीय समूह है, मेनली 3 प्रजातीय समूह आपको पढ़ना है, ओके? ये जो है, एक हो गया प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, एक हो गया प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, दूसरा जो है ऑस्ट्रोलॉइड है, हालांकि ऑप्शन में लिखा हुआ था, मुझे दोबारा नहीं लिखना चाहिए था। ऑस्ट्रोलॉइड है और फिर द्रविडियन। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि कौन सा ट्राइब किस किस में आता है, ओके? तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग इस चीज को क्लियर करते चले जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ओके? अभी इसी का काम है, फिर अगले क्वेश्चन में जब दूसरा ट्राइब देखेंगे तो उसमें बाकी के टाइप को भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। तो इसमें क्या है, देखिए 8 ट्राइब है। 8 ट्राइब में कौन कौन सा आता है ये आपको याद होना चाहिए। इसमें जो है माल पहाड़ी आता है, उसके बाद सौरिया पहाड़ी आता है, सौरिया पहाड़ी आता है, असुर आता है, ओके? असुर हो गया, फिर बिरजिया है, फिर बिरजिया हो गया। इसके बाद एक आता है परहैया बोलते हैं इसको। कितना हो गया? 3 2 5, 3 और होगा, तो 3 और जो है ये हो गया बिरहोड़, एक हो गया बिरहोड़, फिर कोरवा और हो गया सवर, ठीक है? ये 8 हो गया। इसमें से ये 8 में से आपको याद करना बिरजिया का। बिरजिया जो है ये आ जाता है किसमें? द्रविडियन में। बिरजिया आ जाता है किसमें? द्रविडियन में। तो बाकी जो बच गया, कितने बच गया? 7। तो ये 7 किस में आ जाएगा? प्रोटोस्टोलॉइड में। ये 7 प्रोटोस्टोलॉइड में आ गया। इसके अलावा संथाल हो गया, ठीक है? संथाल के बाद जो है हो जनजाति, फिर लोहरा, ओके? संथाल, हो, लोहरा हो गया, फिर भूमिज और खड़िया, और खड़िया, ओके? और खड़िया। तो ये सभी जो है 7 5 12 जो है ये प्रोटोस्टोलॉइड में आते हैं। तो संथाल किस में आता है? प्रोटोस्टोलॉइड में आता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जब जब ट्राइब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ये डाउट क्लियर होता चलेगा कि कौन किस कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन संथालों के संस्थापक पिता माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ये जो टेस्ट है, ठीक है, ये जो टेस्ट है ये बाइलिंगुअल है, ठीक है? जो एप्लीकेशन में आप टेस्ट दे रहे होंगे तो ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, और एक्सप्लेनेशन में एक लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, हिंदी लैंग्वेज का यूज किया जा रहा है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन संथालों के संस्थापक पिता माने जाते हैं? अब इसमें दो चीज है। दो चीज क्या है देखिए, एक तो लुगुबुरु, ओके? और इन्हीं के नाम पर एक तीर्थ स्थल है बोकारो में, बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्या है इसका नाम? लुगुबुरु घंटाबाड़ी, घंटाबाड़ी धोरम द्वार, धोरम द्वार, ओके? तो ये जो तीर्थ स्थल है ये कहां पर है? ये है बोकारो में। ये कहां है? बोकारो में। और संथाल के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है ये।
2019 में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भी हुआ था। 2019 में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भी हुआ था। ओके, ये चीज याद रखना है। तो लुगुबुरु जो है ये संस्थापक पिता माने जाते हैं। एक चीज ये हो गया। दूसरा दूसरा आपको ये भी याद करना है कि इनके जो पूर्वज हैं, ऐसी मान्यता है कि इनके जो पूर्वज थे ये पिलछू पिलछू हड़ाम और पिलछू बुढ़िया ये थे। तो इन्हीं से 7 संतान होते हैं, 7 संतान होते हैं, और इन्हीं 7 संतान के नाम पर इनका गोत्र है। ओके, तो स्टार्टिंग में 7 गोत्र हुआ करता था, बाद में 5 गोत्र ऐड हुआ, टोटल 12 गोत्र है। अभी ये नाम हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आएगा गोत्र वाला। तो ये 7 संतान थे, उन्हीं से गोत्र का नाम आया, और ये किनके वंशज माने जाते हैं? पिलछू हड़ाम और पिलछू बुढ़िया। एक ये हो गया। दूसरा लुगुबुरु। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा क्या आंसर करना है। तो यहाँ पर इनमें से कौन संथालों के संस्थापक पिता माने जाते हैं? तो यहाँ पर आंसर देखेंगे आप, लुगुबुरु पिलछू हड़ाम है, तो लुगुबुरु ही टिक करना, दोनों रहेगा तो लुगुबुरु ही टिक करना। अगर ये नहीं रहे तो आप पिलछू हड़ाम या पिलछू बुढ़िया पर टिक कर सकते हैं। ठीक है। और इनकी जो भाषा होती है, संथाली जो भाषा होती है, तो इनको जो है इस भाषा का जो लिपि है, ओलचिकी लिपि बोलते हैं। उनके संस्थापक माने जाते हैं, उनके संस्थापक जो हैं रघुनाथ मुर्मू हैं। ओके, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा अभी लैंग्वेज वाला। लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरम द्वार किस जिले में स्थित है? तो ये बोकारो में है। बोकारो में कहाँ है? बोकारो में गोमिया में है। और यहाँ पर एक बारूद कारखाना भी है, इंडियन एक्सप्लोजिव फैक्ट्री। ओके, ये कहाँ पर है? गोमिया में। और वहीं पर एक पहाड़ है लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरम द्वार, बहुत ही बड़ा तीर्थस्थल है। किसके लिए? संथालों के लिए। ऑप्शन डी बोकारो हो जाएगा। और गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी है, जो कि जैन धर्म के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। नेक्स्ट, संथालों के संबंध में ओलचिकी क्या है? तो ओलचिकी क्या है ये देखिए। इनकी जो भाषा है, इनकी संथाल जनजाति की जो भाषा है, ये संथाली भाषा है। संथाली भाषा है। तो भाषा को लिखने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो कहलाता स्क्रिप्ट, लिपि कहलाता है ये। ओके, ये कहलाता है लिपि, स्क्रिप्ट हो गया। तो इसका जो आविष्कार किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया। अब इसमें बहुत सा डाउट होता है कि ये जो लिपि है इसका आविष्कार हुआ कब है? जो लिपि है इसका आविष्कार हुआ कब है? रघुनाथ मुर्मू जो है ये बेसिकली उड़ीसा के रहने वाले थे, और इनकी जो शादी हुई थी, मतलब इनकी जो पत्नी थी वो झारखंड की रहने वाली थी। ओके, मयूरभंज से ये बिलोंग करते थे। तो ये जो लिपि है इसको डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा है, कोई एक टाइम आप नहीं बता सकते हैं। तो कुछ टाइम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे इसकी जो स्टार्टिंग होती है 1925 से होती है, 1925 से स्टार्टिंग होती है। ओके, 1928 में क्या होता है कि इसको थोड़ा सा वृहद रूप दिया जाता है। बहुत से आदिवासी लोगों की बैठक होती है, बड़े बड़े लोगों की बैठक होती है, उनके सामने इस लिपि को प्रस्तुत किया जाता है। 1928 की बात है। उसके बाद 1935 में क्या होता है? 1935 में ये जो लिपि है, तो जो भाषा बोली जाती है, तो उसी भाषा को लकड़ी का अक्षर देकर, लकड़ी का आकार देकर, मतलब लकड़ी के अक्षर में इस लिपि को प्रस्तुत किया जाता है 1935 में। फिर मयूरभंज के जो महाराजा थे, महाराजा के सामने इस लिपि को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है कि किस तरह से जो कुछ हम लोग बोल रहे हैं उसको इस लिपि से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 1939 में किया गया था, और इसके बाद इस लिपि को काफी ज्यादा मान्यता मिलने लगी थी। ये 1939 है। ओके, तो 1939 से यह स्टार्ट हो जाता है। ओके, देखिए स्टार्टिंग 25 से ही है, लेकिन जो मान्यता मिल रही है वृहद रूप से वो 39 से मिल रही है, जब महाराजा के सामने इस लिपि को रिप्रेजेंट किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। तो 39 से यह स्टार्ट हो जाता है, और 46 में पहली बार इस लिपि में पब्लिकेशन जो है स्टार्ट हो जाता है 46 में। ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग बुक में सिंपली लिख दिया जाता है 1939, 1946। तो आखिर ये मैटर क्या है ये आपको जानना चाहिए। तो 1939 से 46 का समय है, इसके बीच कोई भी आंसर रहेगा, कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, 39 रहेगा या 46 रहेगा या 35 रहेगा, तो आप आंसर कर दीजिएगा। ओके, हो सकता है 1940 दे दे आपको, बाकी ऑप्शन ना रहे तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कीजिएगा, ये मैंने बता दिया आपको। तो ये क्या है? संथाली भाषा जो है उसकी लिपि है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
ओलचिकी का आविष्कार किसने किया था? ये किया था रघुनाथ मुर्मू ने। कब किया था? ये मैंने 4 साल जो बताए, 25 में स्टार्ट होता है। ओके, फिर आदिवासियों की बैठक होती है, इसमें इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर लकड़ी का अक्षर तैयार किया जाता है, महाराजा के सामने 39 में इस चीज़ को दिखाया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, और पहली बार 46 में पब्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संथाल जनजाति को कितने वर्ण में विभाजित किया जाता है? 4 वर्ण में विभाजित किया गया है। 4 वर्ण में जो है, 4 वर्ण में इसको विभाजित किया गया है। तो वर्ण जो है इसको हड बोलते हैं। हड का मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है। हड का मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है, और अच्छा मनुष्य होता है हड का मतलब। ठीक है, तो ये जो 4 वर्ण है, जो 4 हड है, ये कौन कौन सा है, ये हमें देखना है। ओके, तो यहां पर किसकू हो गया। ओके, किसकू है, मुर्मू है, उसके बाद सोरेन है, फिर मरांडी है। ये 4 वर्ण है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि किसकू ये राजा वर्ण हो गया, मुर्मू जो है पुजारी, ओके, सोरेन सिपाही, और मरांडी जो है ये हो गया किसान। मरांडी जो है ये किसान हो गया। तो ये 4 वर्ण है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, संथाल के हड वर्ण में कौन सा वर्ण शामिल नहीं है? अभी 4 बताया गया, कौन कौन सा बताया गया? किसको बताया गया, उसके बाद क्या बताया गया, फिर मुर्मू है, मुर्मू के बाद सोरेन बताया गया, सोरेन के बाद क्या बताया गया, मरांडी, और ये सब क्या है, ये राजा। ओके, मुर्मू क्या है, ये पुजारी, पुजारी, ये सिपाही, ये सिपाही, और मरांडी जो है ये किसान है, मरांडी किसान है। ओके, ये हो गया। तो ये 4 वर्ण है। अब इसमें सोरेन तो है, किसकू भी है, मुर्मू भी है, हांसदा नहीं है। हांसदा नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, हांसदा नहीं है। ठीक है, टेस्ट में ये सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको। ओके, और मैंने कहा है कि जो लोग सक्षम नहीं है टेस्ट को इनरोल करने के लिए, तो आप इस लेक्चर को देखा कीजिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमेशा रहेगा ये यूट्यूब पर, और इसका पीडीएफ भी फ्री है, एप्लीकेशन में पीडीएफ मिल जाएगा लेक्चर के साथ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप सक्षम नहीं है तो आप इससे जुड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में मुख्यतः कितने गोत्र पाए जाते हैं? अभी जो 4 मैंने बताया, 4 वर्ण, उसको तो आप याद रखिए। 4 वर्ण क्या क्या बताया गया, किसको बताया गया, उसके बाद मुर्मू बताया गया, फिर सोरेन बताया गया, और मरांडी बताया गया। ये 4 वर्ण है। ठीक है, ये 4 वर्ण है। इसके बाद 3 और ऐड कर दीजिए इसमें। इसके बाद 3 और ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, टुड्डू। ओके, फिर हेम्ब्रम और हांसदा। तो ये स्टार्टिंग में 7 गोत्र हुआ करता था। ठीक है, स्टार्टिंग में 7 गोत्र हुआ करता था, बाद में इसमें 5 गोत्र और ऐड हुआ। तो इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया बेसरा, बास्की और बेदिया। ये बा वाला हो गया। ठीक है, बेदिया। 2 बच रहा है, तो इसमें एक आता है चौड़े और पौड़िया। तो ये 4 वर्ण में 3 ऐड कर दीजिए, तो स्टार्टिंग का जो 7 गोत्र हुआ करता था, मतलब पिलछू हड़ाम और पिलछू बुढ़िया से जो 7 संतान उत्पन्न हुए थे, तो उन्हीं के नाम पर ये 7 गोत्र हैं। बाद में इनसे जो संतान हुए तो उनका ही नाम ऐड किया गया, और ये 5 गोत्र ऐड किए गए, बेसरा, बास्की, बेदिया, चौड़े और पौड़िया। तो टोटल जो गोत्र है मुख्यतः वो कितने हैं संथाल में, 12। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सभी ट्राइब्स के गोत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संथाल के गोत्र इंपॉर्टेंट है। संथाल बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र संथाल जनजाति में संबंधित नहीं है? हम लोगों ने क्या देखा है, आप रिकॉल कीजिए। हम लोगों ने जो 4 वर्ण देखा था उसमें क्या क्या था, सबसे पहले था किस्कू। ठीक है, सबसे पहले था किस्कू, किस्कू के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, मुर्मू, मुर्मू के बाद सोरेन देखा गया था जो कि सिपाही थे, उसके बाद मरांडी। ये 4 वर्ण थे, इसमें 3 ऐड किया गया। तो जो 3 ऐड किया गया वो कौन कौन था, ये था टुड्डू, टुड्डू के बाद जो है हेम्ब्रम, हेम्ब्रम के बाद हंसदा। ये टोटल 7 हो गया, 5 इसमें और है, तो 20 से 3 था। कौन कौन था, बेसरा, फिर बेदिया,
ओके, इसके बाद बांस की, फिर चौड़े, चौड़े और पौड़िया, और पौड़िया। तो ये टोटल 12 गोत्र हैं। तो इसमें केरकेट्टा शामिल नहीं है, तिर्की शामिल नहीं है। ओके, तो इसमें से कौन सा गोत्र संथाल जनजाति से संबंधित है? तो बेदिया है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में बापला शब्द का संबंध क्या है? संथाल जनजाति में बापला का अर्थ होता है विवाह। बापला का अर्थ क्या होता है? विवाह। अब विवाह में एक और वर्ड आता है वधु मूल्य। क्या आता है? वधु मूल्य। एक होता है वर मूल्य, एक होता है वर मूल्य। ठीक है, तो इसमें ट्राइब्स में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा वधु मूल्य। मतलब जो वर पक्ष हैं, वर पक्ष देंगे उपहार या किसी भी तरह से कोई गिफ्ट देंगे वधु पक्ष को। ओके, उसी को बोलते हैं वधु मूल्य। संथाल में बस एक एक्सेप्शन है, जो किरिंग जमाई बापला होता है उसमें वर पक्ष को वधु मूल्य वर पक्ष को वर मूल्य दिया जाता है। अभी क्वेश्चन आएगा तो बता दिया जाएगा। ओके, और एक ट्राइब है, आप अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, तो यहां पर बापला का अर्थ क्या? विवाह है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में किसी मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लगभग 11 तरह का विवाह इसमें पाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, इसको अरेंज मैरिज कहते हैं नॉर्मल वर्ड में। इसी को आप कह दीजिए क्रय विवाह, इसी को आयोजित विवाह भी कहते हैं। ओके, इसी को जो है किरिंग बापला कहते हैं, किरिंग बापला कहते हैं, और इसी को सदाई बापला भी कहा जाता है। तो इतने सारे नाम हैं, ये तो ऐसे ही है। ओके, इतने सारे नाम हैं। तो इसमें क्या है कि मध्यस्थ के माध्यम से, मतलब वर पक्ष है वधु पक्ष है, तो एक कोई व्यक्ति रहेगा, उन दोनों के, उनके माध्यम से दोनों के बीच पहचान होता है। वर वाले जो है वधु घर जाएंगे, वधु वाले वर के घर जाएंगे, वधु वर को जो है पसंद किया जाता है। तो इस तरह से शादी संपन्न होती है और इसमें वधु मूल्य दिया जाता है। बाकी सब क्या है, कंडीशन है, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें वधु मूल्य रहेगा ही रहेगा। तो जो सबसे फेमस है वो अ, ये वही है जो मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता है, और इसका नाम क्या है? किरिंग बापला। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, देखिए कैटेगरी जब आप देखेंगे तो कैटेगरी में आपको मिलेगा लव मैरिज, एक मिलेगा लव मैरिज, एक है सेवा विवाह, एक है पुनर्विवाह। अलग अलग तरीके के टाइप हैं। तो इसमें क्या है, जैसे अपगिर बापला है, तो अपगिर क्या है? एक तरह का लव मैरिज ही है। अब लव मैरिज क्या है कि लव मैरिज एक तरफा हो सकता है, दोनों तरफ का भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तरफ वाला जो लव मैरिज है उसमें आ गया है निर्बोलक विवाह, जो हट विवाह होता है, एक ये हो गया। ठीक है, एक होता है हरण विवाह, वो भी इसी में आता है, ये जो वन साइडेड है। अगर दोनों तरफ से प्रेम है तो फिर वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट ये है कि दोनों के बीच प्रेम है और उसकी जानकारी पंचायत तक पहुंच जाती है किसी न किसी के माध्यम से, तो उसी को बोलते हैं अपगिर बापला। फिर पंचायत इंटरफेयर करता है और फिर शादी करवाई जाती है, ये हो गया। लेकिन अगर ये खुद जाकर पंचायत को बताते हैं कि हम दोनों प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इसी को राजा राजी बापला कहते हैं। ओके, किरिंग जवाई बापला क्या है? एक किरिंग बापला होता है जो कि सबसे फेमस है, अरेंज मैरिज। किरिंग जवाई बापला क्या होता है? इसमें क्या है कि लड़की गर्भवती हो गई है, अब उससे कोई लड़का, दूसरा लड़का शादी कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं किरिंग जवाई बापला। और इसी केस में लड़के को जो है वर मूल्य दिया जाता है लड़की की तरफ से। ठीक है, गोलाइटी बापला क्या है? इसमें एक्सचेंज मैरिज, विनिमय विवाह होता है, मतलब जिस घर लड़की दी जा रही है उसी घर से बहू लाया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट, सदाई बापला किस प्रकार का विवाह है? सबसे फेमस जो है, इसी को बोलते हैं किरिंग बापला, इसी को बोलते हैं सदाई बापला, इसी को बोलते हैं आयोजित विवाह। ओके, इसी को बोलते हैं क्रय विवाह। इसमें वधु मूल्य दिया ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब सेवा विवाह में क्या होता है? सेवा में जनरली इसमें क्या है कि जमाई जो वर्ड होता है, जमाई या जमाई, ओके, ये आपको मिलेगा सेवा विवाह में। अब इसके भी कैटेगरी है। कैटेगरी क्या है कि एक कैटेगरी ये है कि जो लड़की है, लड़की का जो पिता, उसके पास मतलब बेटा नहीं है, ठीक है, बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है,
तो वो ऐसा लड़का ढूंढता ही है, ऐसा दामाद ढूंढता ही है कि शादी के बाद दामाद को घर में रखा जा सके जमाई बनाकर। तो एक ये होता है, इसको बोलते हैं धरदी जमाई बापला। इसको क्या बोलते हैं? धरदी जमाई बापला। और एक होता है कि कुछ समय के लिए, मतलब लड़के के पास पैसे नहीं है, वधु मूल्य नहीं है, तो कुछ समय के लिए वो क्या करेगा कि अपने ससुराल में रहेगा। वधु मूल्य के हिसाब से समय तय किया जाता है, कुछ समय रहेगा, ये टेम्पररी होता है। इसको बोलते हैं लामसेन विवाह बोलते हैं। तो ये अलग होता है, ये सेवा वाला कैटेगरी में आता है। क्रय में क्या हो जाएगा? वही अरेंज मैरिज, मतलब किरिंग सदाई बापला। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विनिमय क्या है कि वधु मूल्य नहीं देना पड़े या कोई और रीजन हो तो एक्सचेंज मैरिज किया जाता है। एक्सचेंज मैरिज किया जाएगा, मतलब गोलाइट विवाह जो होता है, जिस घर में लड़की ब्याही जा रही है उसी घर से बहू को लाया जाएगा, यही है विनिमय विवाह। इसमें वधु मूल्य नहीं दिया जाता है। सेवा विवाह में भी वधु मूल्य नहीं दिया जाता है, कंडीशनल है, दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन सदाई बापला में वधु मूल्य रहेगा ही रहेगा। विधवा विवाह में क्या होता है कि दोनों तरफ से या तो तलाक हो गया है या फिर विधवा हुआ है, तो पुनर्विवाह हो सकता है। विधवा विवाह में जो विवाह होता है उसको बोलते हैं सांगा बापला। तो सांगा बापला में विधवा विवाह भी शामिल है, और डिवोर्स वाला भी जो दोबारा विवाह करेगा वो भी इसमें शामिल है। इसमें वधु मूल्य नहीं दिया जाएगा विधवा वाला में। इसका आंसर क्रय विवाह हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विवाह संथाल जनजाति में विनिमय विवाह का प्रकार है? विनिमय विवाह का प्रकार कहने का मतलब है, ये जो है एक्सचेंज मैरिज है, ये गोलाइट विवाह है। क्या है? गोलाइट विवाह। गोलाइट विवाह कहने का मतलब क्या हो गया कि जिस घर में लड़की ब्याही जा रही है उसी घर से बहू को लाया जाएगा। ओके, ये हो गया गोलाइट विवाह। तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इतुत बापला, तो ये क्या है कि लड़का और लड़की के बीच में प्रेम है और किसी महोत्सव का इंतजार लड़का कर रहा है। ओके, कोई फेस्टिवल है तो उसी फेस्टिवल में लड़की के मांग में सिंदूर डाल दिया जाता है। ओके, और फिर बाद में परिवार समझौता करते हैं, पंचायत तक बात हो सके तो पहुंचेगी, फिर शादी करवाई जाती है। इसी को बोलते हैं इतुत बापला। निर्बोलक बापला जो है ये भी एक लव मैरिज का ही टाइप है, लेकिन ये हट विवाह है, ये वन साइडेड लव है। इसमें क्या है, जो लड़की है, लड़की जो है अपने ससुराल में रहती है, बिना शादी के रहती है और जबरदस्ती रहती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है, बहू की तरह, बेटी की तरह फर्ज निभाती है। ओके, और बाद में पंचायत जो इंटरफेयर करता है, बाकी के जो पड़ोसी हैं लोग इंटरफेयर करते हैं और फिर शादी करवाई जाती है। ठीक है। सांगा बापला क्या है? इसमें विधवा विवाह भी शामिल है, और जो डिवोर्स होता है, डिवोर्स के बाद जो पुनर्विवाह है वो भी शामिल है। कहने का मतलब सांगा बापला में पुनर्विवाह होगा, इसमें वधु मूल्य नहीं दिया जाएगा। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन डी गोलाइट टी बापला हो गया। नेक्स्ट, इनमें से किस विवाह के बाद संथाल जनजाति में दामाद को अपने, दामाद लिखा हुआ, दामाद, दामाद को अपने ससुराल में रहना पड़ता है? तो ये जो है एक तरह से सेवा विवाह का भी टाइप है। अब इसमें दो तरह का आता है, एक क्या आता है कि हमेशा के लिए वो ससुराल में बस जाएगा, दूसरा टेम्पररी है। तो टेम्पररी है, ये डिपेंड करता है कब तक रहेगा, जितना वैल्यू वधु मूल्य का है उसके अनुसार ये परिवार वाले तय कर लेते हैं कितना समय जो है दामाद रहेगा। और एक परमानेंट होता है, परमानेंट होता है जो लड़की का पिता है वो ढूंढता ही इस तरह से लड़का कि वो हमेशा के लिए मेरे पास रहे, बेटे का भी फर्ज पूरा करे। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर दामाद को अपने ससुराल में रहना पड़ेगा, तो वो है धरदी जमाई बापला, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है। राजा राजी बापला क्या है? एक तरह का प्रेम विवाह है, और दोनों जो है लड़का लड़की खुद से पंचायत तक पहुंचते हैं, जोगमांझी तक पहुंचेंगे, और जोगमांझी तक पहुंचने के बाद जो है जोगमांझी इंटरफेयर करता है, फिर शादी करवाई जाती है। बहादुर बापला क्या है कि ये भी प्रेम विवाह है, लड़का लड़की दोनों जो है जंगल भाग जाते हैं, फिर शादी तय की जाती है, बहुत समय के बाद वो आते हैं। ओके, धरती जवाई बापला ये दामाद वाला हो गया, मतलब सेवा विवाह का ही टाइप हो गया। टुनकी दिपिल बापला क्या है? ये किरिंग बापला का ही एक जो है प्रकार है, मतलब सदाई बापला का ही एक प्रकार है। इसमें क्या होता है कि सब कुछ क्रय विवाह की तरह ही होगा। ओके, मतलब शादी जो है तय होता है इसी तरह से, मध्यस्थ की माध्यम से, लेकिन जो सिंदूर दान है, सिंदूर दान जो है ये घर में लाकर किया जाएगा। ये कहां पर लाकर किया जाएगा? घर में। जैसे कि ये हो गया वर पक्ष और ये हो गया वधु पक्ष। ठीक है, दोनों के बीच शादी होने वाली है, शादी का जो टाइप है वो है सदाई बापला। अब क्या है कि ये बारात जाएगा, लड़के वाले जो है बारात जाएंगे। अब इस बाराती का जो खर्च है वो कौन उठाएगा? ये वर पक्ष उठाएगा, वर पक्ष उठाएगा।
मान लीजिए कि ये उतने सक्षम नहीं है, तो क्या ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो शादी का विवाह, ये जो विवाह का टाइप है, ये गरीब परिवारों में देखने को मिलता है और इसमें सब कुछ सदाई बापला की तरह ही होगा, बस सिंदूरदान घर में लाकर किया जाएगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है। ये जो है इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से किस विवाह में वधु मूल्य देना अनिवार्य नहीं होता है? तो वधु मूल्य आप ये जान लीजिए कि जो सदाई बापला है उसमें अनिवार्य है, बाकी सब में कंडीशन लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किसमें किसमें कौन सा कंडीशन लग सकता है। इतुत बापला क्या है कि ये जो है प्रेम विवाह है, प्रेम विवाह है। ओके, इतुत बापला, इसमें क्या होता है कि किसी महोत्सव में जो लड़का है वो लड़की के मांग में सिंदूर डाल देगा, उसके बाद फिर परिवार वाले इंटरफेयर करते हैं, समझौता करते हैं, फिर बात आगे बढ़ती है। ये हो गया। तो इसमें डिपेंड करता है, वधु मूल्य मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। आगे देखते हैं, ये क्या है? निर्बोलक बापला, ये हट विवाह है। इसमें लड़की जबरदस्ती जबरन जो है ससुराल में रहना शुरू करती है, फिर पड़ोसी पंचायत जो है इंटरफेयर करता है, फिर शादी संपन्न करवाई जाती है। तो ये हट विवाह है। इसमें भी जो वधु मूल्य है वो कंडीशनल है, दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। ओके, सांगा बापला जो है, सांगा बापला ये पुनर्विवाह है। ये क्या है? पुनर्विवाह है। इसमें वधु मूल्य नहीं दिया जाएगा, वधु मूल्य इसमें नहीं दिया जाएगा। बाकी में कंडीशन लगा हुआ है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सांगा में वधु मूल्य नहीं दिया जाएगा। अब पगीर क्या? ये भी जो है प्रेम विवाह है और इसमें किसी दूसरे के माध्यम से पंचायत तक बात पहुंचती है, फिर पंचायत के इंटरफेयर करने से शादी की बात आगे बढ़ती है, शादी संपन्न करवाई जाती है। ओके, देखिए इसमें अपगीर में और एक राजा राजी बापला है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अपगीर में बात पंचायत तक पहुंची किसी दूसरे के माध्यम से, राजा राजी में जो वर और वधु है वो खुद से अपनी बात पंचायत तक रखते हैं। ओके, ये दोनों में डिफरेंस है। इसका आंसर सांगा बापला हो जाएगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो वधु मूल्य को क्या बोला जाता है? पोन बोला जाता है। विवाह को बापला बोला जाता है। युवा गिरी को घोटुल बोला जाता है। जो ग्राम प्रधान होते हैं उसको मांझी बोला जाता है। ओके, इनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह का प्रकार नहीं है? तो राजा राजी बापला, इसमें क्या है कि लड़का लड़की प्रेम करेंगे, अपनी बात को जोग मांझी तक पहुंचाएंगे, फिर शादी संपन्न करवाई जाती है। तो ये तो है। बहादुर बापला क्या है कि इसमें लड़का लड़की दोनों प्रेम करते हैं और जंगल की ओर भाग जाते हैं, फिर जब परिवार वाले तैयार हो जाते हैं, रेडी रहते हैं शादी करवाने के लिए, तब वो वापस आएंगे। ओके, तो ये भी प्रेम विवाह है। किरिंग बापला क्या? ये अरेंज मैरिज है। क्या है ये? अरेंज मैरिज है। इसमें मध्यस्थता के माध्यम से, मतलब एक मीडिएटर रहेगा, उसके माध्यम से शादी संपन्न करवाई जाती है, शादी तय होती है। ओके, और इसी में वधु मूल्य देना अनिवार्य है, वधु मूल्य देना अनिवार्य है। अपगीर बापला जो है ये क्या है? लव मैरिज है। लव मैरिज है और किसी दूसरे के माध्यम से बात पंचायत तक पहुंचती है, फिर शादी संपन्न करवाई जाती है। तो जो प्रेम विवाह का प्रकार नहीं है वो है किरिंग बापला, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन था। संथाल का जो नेक्स्ट सेट है उसमें जो है 19 क्वेश्चन मेरे ख्याल से है। तो इस तरह से हर दिन ये एक्सप्लेनेशन चलेगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले टेस्ट को अटेम्प्ट कर लीजिए अगर आपने इनरोल कर रखा है। अगर आप सक्षम नहीं है, 25 रुपीज़ जो है इसका कोर्स फी रखा गया है। तो आप क्या कीजिए कि जो लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल हो रहा है आप उसको देखा कीजिए, टॉपिक टेलीग्राम में बता दिया जाता है, आप उसके हिसाब से इसको प्रिपेयर करके रखिए। पीडीएफ जो है एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगा, आप रिवीजन के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।